इनडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताने लगा हूँ मैं आपको प्रोबेबिलिटी में। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स in which the elementary events are assumed to be equally likely. If E and F denotes the events, the card drawn is a spade and the card drawn is an ace respectively. अब इसमें वो क्या बताना चाह रहा है एक्चुअली कि हम एक प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं किसी इवेंट की और दो इवेंट्स की बात की हुई है और एक्सपेरिमेंट क्या है कि कार्ड जो डेक ऑफ कार्ड है उसमें से हमने कार्ड ड्रा करना है। तो पहला ई इवेंट जो बताता है कि ड्रॉन कार्ड इज ए स्पेड, ड्रॉन कार्ड जो हमने कार्ड ड्रा किया दैट इज ए स्पेड। स्पेड टोटल मिला के एक डेक ऑफ कार्ड में होते हैं 13। एंड दूसरा एफ इवेंट जो उसने बताया द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, एस होते हैं 4 एक पैक में। तो जब हम इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो फेवरेबल हो गए हमारे 13 क्योंकि स्पेड तो 13 है, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो सिंपली हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ऑफ ड्राइंग ए स्पेड कार्ड इज 13/52, यानी कार्ड क्या आ जाएगा 1/4। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ निकालना चाहूँ, एफ इवेंट क्या है द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी क्योंकि फेवरेबल हमारे हुए 4 क्योंकि 4 एज होते हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52 तो 4/52 यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/13। अब अगर मैं ये कहूँ कि ई एंड एफ इवेंट का क्या मतलब है, ई एंड एफ का मतलब है ई इवेंट भी अक्कर करे और एफ भी, मीन्स एस भी हो और स्पेड भी हो, स्पेड भी हो और एस भी हो, तो ऐसा एक ही कार्ड होता है। स्पेड ऑफ एस का जो एक ही कार्ड है, द कार्ड ड्रॉन इज द एस ऑफ स्पेड्स, सो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि दोनों इकट्ठे अक्कर करें। दोनों इकट्ठे अक्कर करने का मतलब स्पेड भी हो और एस भी हो, ऐसा कार्ड एक ही होता है। तो फेवरेबल इवेंट हुआ 1, तो आंसर आ गया 1/52। तो अब जो बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या होगी, ये मैंने आपको करवाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ होती है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ निकाली 1/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पीछे निकाली थी 1/13, तो ये आंसर आ गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी 1/4 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ भी 1/4, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ सेम आने का मतलब है ई एंड एफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब एफ का गिवन होने से हमें प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, यानी प्रोबेबिलिटी सिंपली ई निकाली या प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ के बावजूद दोनों प्रोबेबिलिटी सेम आ रही हैं, इसका मतलब ई और एफ आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंडेंट नहीं है, इससे कोई रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब क्या है, अब अगर मैं दूसरे तरीके से प्रोबेबिलिटी ई इवन एफ की बात करूं तो है क्या ये, ई का मतलब स्पेड कार्ड और एफ का मतलब एस, यानी गिवन है कि एस तो है ही है, एस तो है ही, गिवन एफ का मतलब एस तो है। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालो, एस पड़े हैं आपके पास, अब आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो स्पेड हुए। अब मेरे को पता है एस टोटल होते हैं 4, उसमें स्पेड होता है 1, तो इसको डायरेक्टली सोचा जाए तो 1/4 डायरेक्टली भी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ई वन एफ की बात की जाए, गिवन एफ मतलब कार्ड इज द एस, ये कन्फर्म है, ये पहले ही इवेंट अक्कर कर चुका है कि कार्ड जो है पहले तो एस है, एस है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो स्पेड हो, तो स्पेड ऑफ एस की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, टोटल 4 एस होते हैं और स्पेड 1 है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ और प्रोबेबिलिटी ई इक्वल होने का मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इनसे रिजल्ट क्या बनता है, 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई हो जो, तो भी प्रोबेबिलिटी एफ की इक्वल आई, या प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ प्रोबेबिलिटी ई की इक्वल आई, ये दोनों बातें
ट्रू हों, अगर दोनों बातें ट्रू हों तो ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट माने जाते हैं। तो इसने ये प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई सेम वे से और प्रोबेबिलिटी एफ निकाल के प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दोनों इक्वल कर दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब जब ये दोनों बातें ट्रू होंगी, क्या प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई प्रोबेबिलिटी एफ के इक्वल, प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ प्रोबेबिलिटी ई के इक्वल, यानी गिवन वाले का इफेक्ट नहीं पड़ रहा दोनों केसेस में। तो क्या आएगा, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसके बेस पे एक और रिजल्ट ड्रा होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कोई भी ई गिवन एफ की अगर बात करूं तो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ मेरे को पता है प्रोबेबिलिटी ई के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल लिख सकता हूँ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये एक और डेफिनेशन बन गई इंडिपेंडेंट इवेंट की कि क्या बात होती है, अगर ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट देन ई एंड एफ आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई एंड एफ दोनों के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स माने जाएंगे। और अगर इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे कि वो डिपेंडेंट हैं, ई एंड एफ आर डिपेंडेंट इवेंट्स माने जाएंगे अगर प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। इसकी एक सबसे सिंपल एग्जांपल उसने जो दी है, ये सबसे सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दे दिया, कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये हमें डेफिनेशन पता हो कि इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी। थोड़ा सा और इसमें देखना है कि ई एंड एफ दो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ई दी हुई है, प्रोबेबिलिटी एफ दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ दी हुई है। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, एक बड़ा इजी सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमने चेक करनी है इन दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल आती है नहीं आती। जब हमने दोनों की प्रोडक्ट की तो आया 9/50 यानी 1/5 नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। एक थोड़ी सी बात और बता दूं, ये थी दो की बात। अगर मान लो इवेंट तीन हो, ए बी एंड सी, तीन इवेंट्स हैं, आर सेट टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब कहे जाते हैं, जब दो दो मिला के इंडिपेंडेंट हो, यानी कि ए और बी भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपस में, बी और सी भी और ए और सी भी, यानी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी सी, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी, एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इक्वल आ जाएगा। इफ एट लीस्ट वन ऑफ द अबव इज नॉट ट्रू फॉर 3 गिवन इवेंट्स, तो हम इनको इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, फिर हम इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, फिर हम इनको इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, नॉट इंडिपेंडेंट माने जाएंगे अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो। एक ये एग्जाम्पल देखो, given that events A and B are such that probability of A is given, probability A union B is given and probability of B दी हुई है स्मॉल p। कहता है p की वैल्यू निकालो अगर इवेंट्स दो हैं A एंड B, जो इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं उस केस में, नंबर 2 इंडिपेंडेंट है उस केस में। अब डेफिनेशन आनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब दो इवेंट्स ए और बी होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन जो होती है वो एम्प्टी होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 आ जाता होता है। तो अब सिंस ए एंड बी आर, पहले केस की बात करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज 0। अब हमें क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो दिया नहीं हुआ, दिया तो ए यूनियन बी हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमने
जीरो पुट करनी है क्योंकि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू पी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, प्लस पी पुट करके पी इक्वल टू आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2, सोल्व करके पी की वैल्यू आ गई 1/10। यानी कि अगर तो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो पी की वैल्यू है 1/10। अब क्वेश्चन आता है कि अगर वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो फिर फॉर्मूला आना चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब जीरो नहीं है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस था पहला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को यूज़ किया 1/2 इंटू पी यानी p/2। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे अगेन इस फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि वैल्यू तो हमें इसकी दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। यहाँ पे 3/5 पुट किया, ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पुट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पुट की और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पुट की, तीनों की वैल्यू पुट होगी 1/2 पी माइनस p/2। अब इसको p के लिए हमने सोल्व कर देना है, p माइनस p/2, p/2 रह जाता है 3/5 माइनस 1/2, तो p/2 इक्वल टू आ जाता है 3/5 माइनस 1/2, तो p/2 सोल्व करके आता है 1/10, तो p आ जाता है 2/10 यानी कि 1/5। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की।